अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया युद्धाभ्यास की, जिसका तीसरा एडिशन इस साल पुणे में आयोजित हुआ। 8 से 21 नवंबर तक आयोजित हुआ। यह अभ्यास 2 चरणों में हुआ, जिसके पहले चरण में शारीरिक फिटनेस, मार्शल आर्ट और विशेष हथियार की ट्रेनिंग दी गई, जबकि दूसरा चरण संयुक्त युद्ध अभ्यास और सामरिक अभ्यास पर फोकस रहा। दोनों देशों के बीच बारी बारी से आयोजित होने वाले इस युद्धाभ्यास का मकसद क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के साहस, शौर्य और पराक्रम की जीती जागती मिसाल हैं ये तस्वीरें, जो आई हैं पुणे के फॉरेन ट्रेनिंग नोट से, जहां 8 से 31 नवंबर के बीच दोनों देशों की सेनाओं ने पूरी क्षमता के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास किया, जिसमें जमीन से लेकर आसमान तक हर तरह के हालात और चुनौतियों से निपटने की तैयारियों को परखा गया। अभ्यास के दौरान सटीक निशानेबाजी भी देखने को मिली और डॉग स्क्वाड की ट्रेनिंग भी। हेलीबॉर्न ऑपरेशन भी देखने को मिला और किसी संदिग्ध वस्तु से निपटने की तैयारी भी दिखी। दुश्मन के इलाके में घुसकर ऑपरेशन करना हो या घायल साथी का सफल रेस्क्यू या फिर ड्रोन का इस्तेमाल, दोनों सेनाओं ने अभ्यास से जुड़े हर मिशन को बखूबी पूरा किया। भारत लगातार अपने युद्ध कौशल और सामरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मित्र देशों की सेनाओं के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहा है और इसी कड़ी में सबसे ताजा युद्धाभ्यास ऑस्ट्रेलिया के साथ पूरा हुआ है, जो पुणे के औंध में फॉरेन ट्रेनिंग सेंटर में पूरा किया गया। पुणे में 14 दिनों तक चली इस एक्सरसाइज में भारतीय सेना के डोगरा रेजिमेंट के 140 जवानों और वायुसेना के 14 जवान ने अपना दमखम दिखाया, जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 13वीं लाइट हॉर्स रेजिमेंट के 120 जवान अभ्यास में शामिल हुए, जिन्होंने न सिर्फ बेहद पेशेवर तरीके से अपने रण कौशल का प्रदर्शन किया, बल्कि अपने अपने अनुभव भी एक दूसरे के साथ साझा किए। ये पूरा अभ्यास 2 चरणों में आयोजित हुआ, जिसके पहले चरण में शारीरिक फिटनेस, मार्शल आर्ट और विशेष हथियारों की ट्रेनिंग की गई, जबकि दूसरा चरण संयुक्त युद्ध अभ्यास और सामरिक अभ्यास पर फोकस रहा है। यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों की सेनाओं ने अपने अपने आधुनिक हथियारों के साथ मिलकर इंटरऑपरेबिलिटी यानी युद्ध के मैदान में कैसे साझा लड़ाई लड़ें, उसका अभ्यास किया। दोनों ही देशों की सेनाओं ने अपनी अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी अपने अपने सर्वश्रेष्ठ कौशल एक दूसरे को सिखाए और इसी से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में न सिर्फ युद्ध क्षमताएं, युद्ध कौशल बढ़ा, बल्कि आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच मिलिट्री ट्राइज को भी और मजबूती मिलेगी। इस अभ्यास के दौरान सैन्य टुकड़ियों ने पुणे के पास ऐतिहासिक सिंहगढ़ किले का भी दौरा किया और फिर 12 नवंबर को ऑस्ट्रेलियाई टुकड़ी को खड़कवासला नेशनल डिफेंस एकेडमी जाने का भी मौका मिला। दोनों देशों के बीच इस युद्धाभ्यास के आयोजन का मकसद क्षेत्रीय सुरक्षा को और मजबूत करना और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। ऑस्ट्रा हिंद नाम से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह अभ्यास बारी बारी आयोजित होता है, जिसका ये तीसरा एडिशन है। पिछले साल ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित हुई थी और इस बार पुणे में आयोजित की गई, जो दोनों देशों के बीच मजबूत होते सैन्य संबंधों की शानदार मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ आज एक बड़ी सफलता मिली है। यहां मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया और मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें मौके से टीम ने 10 नक्सलियों के शव और बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए हैं। सुरक्षा बल के जवानों का ये जश्न और उनका ये उत्साह आज नक्सलियों के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी की गवाही है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से आई हैं, जहां ये जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। तभी ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने जवानों पर हमला कर दिया। जवानों की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें 10 नक्सली मारे गए। इस सफल ऑपरेशन के बाद जब ये जवान कैंप में वापस लौटे तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में अपनी कामयाबी का जश्न मनाया। बताया जा रहा है कि 50 से 60 किलोमीटर जवान ऑपरेशन पर लिखते थे, जहां पर जो इलाका है पहाड़ी इलाका है, उस इलाके में जवानों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया है। जवान यहाँ ऑपरेशन से यहाँ पर अभी पहुंचे हैं। देख सकते हैं जवान यहाँ ऑपरेशन पुलिस पहुंच चुके हैं। जवानों को सूचना मिली थी नक्सलियों का जब आ रहा है, 50 से ज्यादा नक्सली इस इलाके में है, तो लेकर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और जिसमें जवानों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया है। गुड न्यूज टुडे से बातचीत में दंतेवाड़ा के डीआईजी कमलोचन कश्यप ने जानकारी दी कि उन्हें सुकमा के कोंटा और किस्टाराम एरिया कमेटी के नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद इस सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। वहीं बस्तर के आईजी पी सुंदरराज के मुताबिक सर्चिंग में अब तक 10 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं और मौके से इंसास AK-47, SLR और दूसरे हथियार भी बरामद हुए हैं। पिछले एक सप्ताह से एक लगातार सूचना आ रहा था अपना भेजी और किस्टाराम थाना के बीच जो जंगल पहाड़ हैं, वहां पर नक्सलियों के मूवमेंट के बारे में हमको लगातार सूचना आ रहा था। उसी सूचना के आधार पर एक जो ऑपरेशन प्लान किया गया था जिला सुकमा से, जिसमें DRG, CRPF आदि बल जो शामिल थे। ये पिछले तो 2-3 दिनों से ऑपरेशन चल रहा था। आज सुबह तड़के जो है माओवादियों के साथ एक जबरदस्त मुठभेड़ हुआ है। भंडारपदर गांव के पास में एक जंगल है। आज सवेरे लगभग 10 बजे से अनेक बार माओवादी एवं DRG टीम के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान अब तक 10 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। AK-47, इंसास, SLR सहित काफी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक एवं अन्य हथियार भी घटनास्थल से बरामद की गई। आज की इस मुठभेड़ में मिली सफलता पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया X के जरिए जवानों की हौसला अफजाई की और लिखा कि अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए सुरक्षा बल के जवानों ने आज सुबह सुकमा जिले में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को मार गिराया है। जवानों को मिली ये सफलता सराहनीय है। नक्सलियों के खिलाफ हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करते हुए मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है। 10 नक्सली ढेर हुए हैं, उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। खुशी की बात यह है कि किसी जवान को खरोच भी नहीं आया है। 3 ऑटोमेटिक हथियार भी उसमें बरामद हुए हैं और ये निसंदेह जवानों के सामर्थ्य का, जवानों के भुजाओं की ताकत का परिणाम है जो आज हम सबको देखने मिल रहा है। अमित शाह जी का संकल्प है मार्च 2026 तक नक्सलवाद ये समाप्त होना चाहिए। बड़ी बात यह है कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिहाज से ये साल सुरक्षा बल के लिए कई बड़ी सफलता लेकर आया है। जानकारी के मुताबिक इस साल जनवरी से लेकर अब तक 257 नक्सली अलग अलग मुठभेड़ में मारे गए हैं, जिनमें कई बड़े इनामी नक्सली भी शामिल हैं, जबकि बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है और कईयों को तो गिरफ्तार भी किया गया है। जनवरी से लेकर अब तक की अगर बात करें तो 257 के आसपास नक्सलियों को अब तक ढेर किया जा चुका है। इस साल सबसे बड़ी बात यह रही कि 861 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं 800 के आसपास नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। जिस तरीके से इन जंगलों में ऑपरेशन चलाया जा रहा है, नक्सली अब बैकफुट में है।
सुरक्षा बल लगातार उनके ऊपर हावी हो रहे हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि अलग अलग स्थानों में सुरक्षा बल घने जंगलों में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बना रहे हैं, जिसकी वजह से नक्सलियों की संख्या लगातार घट रही है। जानकारी ये भी है कि छत्तीसगढ़ के कई इलाके हैं जहां नक्सलियों का गढ़ होता था, आज वहां से पूरी तरीके से नक्सलियों का सफाया हो चुका है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 से पहले देश से नक्सलवाद की समस्या को जड़ से खत्म कर दिया जाए, जिसके लिए सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। सुकमा मुठभेड़ में मिली ये सफलता सुरक्षा बल की इसी चौकसी और दिलेरी का नतीजा है। सुकमा से धर्मेंद्र सिंह और दिल्ली से जितेंद्र सिंह, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं। साधारण सी कदकाठी, असाधारण सा जज्बा और हौसला। दिल्ली पुलिस की इन 2 कांस्टेबल की नीयत की जितनी भी तारीफ की जाए कम ही होगी। पिछले 9 महीनों से गुमशुदा या फिर लापता बच्चों को उनके माता पिता को मिलाने का पुण्य काम ये कर रही हैं। सीमा देवी और सुमन हुड्डा दोनों ही दिल्ली पुलिस की बाहरी उत्तरी जिला की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट यानी कि AHTU में तैनात है, जहां पर सब इंस्पेक्टर प्रीति और कांस्टेबल संदीप का भी सहयोग इनको मिलता है। 4 लोगों की इस यूनिट ने महज 9 महीने में 104 गुमशुदा बच्चों को ढूंढ निकाला। एक मामले को याद करते हुए सुमन ने बताया कि दिल्ली के बवाना से 13 साल की बच्ची अचानक लापता हो गई, जिस पर उसके छोटे भाई ने अलग अलग नंबरों से फोन आने की बात बताई। हर कॉल पर बच्ची के सही सलामत होने का दावा किया जाता था। अलग अलग नंबरों से फोन आने की वजह से सीमा और सुमन को भी कुछ गड़बड़ी की आशंका हुई और मामले की जांच करने पर चौंकाने और खौफनाक जानकारी सामने आई। परिवारों को एकजुट करने की इस लड़ाई में कभी कभी अपनों की ही अनदेखी हो जाती है। कर्तव्य की राह पर चलने के लिए हमेशा तत्पर सीमा देवी और सुमन हुड्डा के लिए कई दिनों तक अपने ही बच्चों का चेहरा देखना मुश्किल हो जाता है। वो अपनी ड्यूटी की वजह से कई दिनों तक शहर से भी दूर रहती हैं। मेरे साथ दिल्ली पुलिस की वो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के जवान हैं जिन्होंने 9 महीने में 104 से ज्यादा मिसिंग बच्चों को खोज निकाला, उनको उनके परिवार से मिला दिया। सोचिए उन परिवारों ने कितनी मेहनत, कितनी जद्दोजहद, कितनी दुआएं की होंगी कि उनका बच्चा उनके पास पहुंच जाए, लेकिन उनकी दुआ कबूल की, सफल करवाई इन जवानों ने। हमारे साथ प्रीति जी हैं, सीमा जी हैं, सुमन जी हैं। सुमन जी से बात करते हैं। आप लोगों ने बहुत चैलेंजेस उठाए, 9 महीने में 104 बच्चों को मिलवाया। जब आपके हाथ ये मिशन आया तो सबसे पहली बात दिमाग में क्या आई थी? उन परिवारों की खुशी, जिनके बच्चे मतलब मिसप्लेस हो जाते हैं तो उनको कितना दुख होता है, उससे उनसे मिलवा के जो खुशी मिलती है वही। जो पहला केस था उसका एक्सपीरियंस क्या था? फर्स्ट टाइम मैं और संदीप, हम 2 ही थे ब्रांच में, हम दोनों यूपी गए थे। एक भाई था, वो रो रहा था। उसने कॉल किया कि मैम ये बच्चा, मतलब मेरी बहन है, अपनी मर्जी से नहीं गई है। उसकी बहन कंटिन्यू अलग अलग नंबरों से कॉल भी किए जा रही थी कि मैं ठीक हूँ, बट उसके भाई को सेटिस्फेक्शन नहीं थी। मैं और संदीप उसके भाई के कहने से इंस्टा आईडी की डिटेल लेके यूपी पहुंचे, जहां हमें यूपी पुलिस ने भी बहुत सपोर्ट किया, गांव वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया। वहां जाके वो बच्ची एक घर में काम कर रही थी। अच्छा। तो मतलब लग नहीं रहा था कि फोन पे वो इतनी परेशान हो गई, लेकिन जब वो अपने भाई के गले लग के इतना ज्यादा रो रही थी ना, वो शायद मेरा फर्स्ट था। और उसके बाद मैं जो काम कर रही अपने मन से ही करती हूँ, किसी के प्रेशर में नहीं करती हूँ, खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए करती हूँ। कितनी बड़ी थी ये लड़की? ये आई थिंक 13-14 साल की थी। 13-14 साल की बच्ची अलग अलग नंबर से फोन कर रही थी और जब अपने भाई से मिली तो गले रख कर रोई। शायद उस तस्वीर ने आपको और मोटिवेट किया आगे के केसेस को अच्छे से करने के लिए। अब तक कितने केसेस आप लोग सुलझा चुके हैं? अब तक केस हो गए हैं 102 और बच्चे उनमें रिकवर हुए हैं 104। सबसे मुश्किल मामला आपके लिए कौन सा था? मैंने सुना आप लोग यूपी गए, हरियाणा गए, बिहार गए, सबसे मुश्किल आप लोग के लिए क्या रहा? किसी भी टाइम निकलना, ये थोड़ा सा मेरे बच्चों के लिए भी दिक्कत होती है, फैमिली के लिए भी दिक्कत होती है, लेकिन लगता है कि मेरे बच्चे मेरे पास हैं तो उनके पेरेंट्स के पास उनके बच्चे होने चाहिए। आपके बच्चे कितने बड़े हैं? एक बेटा 10 साल का है, एक 15 साल का है। जब उनको मालूम पड़ा कि आप इस तरह का काम कर रही हैं तो उनका रिएक्शन क्या था? वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। मैं किसी भी टाइम जाती हूँ, उनको बुरा तो लगता है, लेकिन वो जो कहते हैं मम्मी किसी न किसी बच्चे को तो लेके ही आएंगे ना, किसी न किसी बच्चे से तो मिलवाएंगे ना, तो उनको अच्छा लगता है।
बिछड़ों को अपनों से मिलाने की राह आसान नहीं होती। महज 9 महीने में 104 गुमशुदा बच्चों को ढूंढ निकालने के लिए सीमा और सुमन दोनों ही काफी जतन करती हैं। सबसे बड़ी चुनौती 10-10 साल पुरानी फोटो के दम पर बच्चों को खोज निकालना होती है। ऑपरेशन मिलाप के तहत बच्चों के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सीमा और सुमन को दूर दराज के इलाकों में भी जाना पड़ता है। वहां अनजान लोगों से वास्ता पड़ता है और इस दौरान लॉजिस्टिक की कमी, भाषा समझने में दिक्कत आती है। देश की राजधानी दिल्ली में हर दिन 20 बच्चे गुम होते हैं। गुम होने वाले बच्चों की सबसे कम उम्र 4 साल तक देखी गई है। गायब होने वाले अधिकतर बच्चे गरीब परिवार से होते हैं। उनके माता पिता पेशे से प्रवासी मजदूर होते हैं। बच्चों के गायब होने का पता चलने के बाद माता पिता और परिवार के लोग पहले तो 2-3 दिन तक खुद से अपने बच्चे की तलाश करते हैं और जब वो नहीं मिलते तब पुलिस के पास जाने का फैसला करते हैं, जिसके बाद बच्चों को खोज निकालना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। और इस दौरान सीमा और सुमन जैसी कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी सक्रिय हो जाती हैं और लापता या गुमशुदा बच्चों को उनके माता पिता और परिवार से मिलाने का दायित्व बाखूबी निभाती हैं। अलग अलग स्टेट्स में जाना, यूपी, हरियाणा, बिहार, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषाएं होती हैं, अलग अलग कल्चर होता है। किस तरह के चैलेंजेस आप लोग को फेस करने पड़ते थे शुरुआत में? सबसे ज्यादा तो किसी भी गांव में जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट का मेन वो रहता है। उसके बाद लैंग्वेज है, कई गांव की लैंग्वेज थोड़ी सी समझने में या समझाने में दिक्कत होती है। बस मेन तो यही ज्यादा चैलेंजर होते हैं। कोई केस छोटे जो बच्चे होते हैं उनको ढूंढने में ना तो वो अपनी बात क्लियर बता पाते हैं। बड़े तो फिर भी कुछ ना कुछ कॉल कर देंगे, भूख लगेगी तो खाना मांगेंगे। लेकिन कोई 4 साल का बच्चा निकलेगा ना, वो पार्क में बैठेगा, उसको अपनी मर्जी से जो दे दिया जाएगा वो खा लेगा, लेकिन उसके साथ क्या हो सकता है? ये सवाल मैं पूछने वाला भी था कि किस एज ग्रुप के बच्चे आप लोगों ने रिकवर किए हैं? सबसे कम उम्र क्या रही और ज्यादा तो खैर ठीक है, वो तो अपने आप का काम करते थे। सबसे कम 4 साल। 4 साल? कैसे मिस हुए थे वो घर से कुछ तो पेरेंट्स की भी गलती है, कुछ एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। थोड़ा सा पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए और समझना चाहिए। वो सुबह निकलते लेबर क्लास होती है, बच्चा खेलता खेलता किधर भी निकल जाता है और निकलने के बाद उसको किधर जाना इस चीज का उसको नहीं पता है ना। अब उसको जो रास्ता दिख रहा है वो रास्ते पे चलता रहता है, वो कहाँ जाएगा, किसके हाथों में जाएगा, इस चीज का तो बस भगवान ही मालिक है। बहुत किस्मत वाले होते हैं जो मिल जाते हैं। अगर हम इस क्लास की बात करें, लेबर क्लास की, कई बार शायद कोई फोटो नहीं होती होगी या फिर अगर कोई केस 2-3 साल पुराना तो शायद बच्चे का चेहरा चेंज हो चुका है। ऐसे में क्या प्रोसेस होता था, क्या टेक्निक्स की चलो हम सही जगह पहुंचे हैं, सही इंसान तक पहुंचे हैं? एक बच्चा था वो 2000 कितने अलीपुर का 2014 में मिस हुआ था। कितने साल का था वो? हाँ मिस हुआ वो 5-6 साल का था। 5-6 साल का था और वो 10 साल बाद मिल रहा है तो वो 14-15 साल का बच्चा हो चुका है। उसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा। कैसे पहचाना? क्योंकि जो मैं बात करूं कि आइडेंटिटी पूरी चेंज हो जाती है, चेहरा बदल गया। जहाँ पे वो जमा था उसकी पेरेंट्स थक चुके थे शायद बहुत ज्यादा, मतलब उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। जहाँ पे वो जमा था किसी बच्चों के अनाथ आश्रम में, वहां पे उसकी फोटो थी जब वो जमा किया था। उससे मैच किया गया उसको, क्योंकि हॉस्पिटल भी ढूंढने होते हैं, अनाथ आश्रम भी ढूंढने होते हैं, जो भी कोई लावारिस का है वहां पे ढूंढना होता है। दिल्ली पुलिस सभी जिलों में ऑपरेशन मिलाप चला रही है और इस ऑपरेशन के जरिए जिला पुलिस ऐसे लोगों के परिजनों को मिलाने का काम कर रही है जो कि अपनों से बिछड़ गए हैं या फिर किसी कारण से मानव तस्करी के जाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन मिलाप दिल्ली पुलिस का कंटिन्यूइंग ऑनगोइंग स्कीम है, जिसमें जो बच्चे मिसिंग होते हैं और जिसमें एफआईआर रजिस्टर होता है किडनैपिंग का, तो उसको फैमिली से रियूनाइट करने का। दिस इज डन ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑल ओवर द यूनिट्स इन दिल्ली पुलिस। तो ये एक सेल्फ मोटिवेटेड टीम थे, तो इन्होंने अपने मतलब इंटरेस्ट से ही, बिकॉज दे आर बोथ लेडी पुलिस ऑफिसर्स, इनके इंस्पेक्टर के गाइडेंस में वो उन्होंने पर्सनली मोटिवेट करके अपना वो डिटेल्स निकालते थे, फिर उसके बाद वो खुद फॉलो अप करके बच्चों को अपने फैमिली से रियूनाइट करते थे। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद कश्मीर का मौसम बदला है, तापमान लगातार गिर रहा है। श्रीनगर में बीती रात पारा 0 से आधा डिग्री नीचे रहा। आने वाले दिनों में कश्मीर में और ज्यादा ठंड बढ़ेगी और तापमान में गिरावट आएगी। कश्मीर के मौसम का जायजा ले रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफ वानी।
कश्मीर में पिछले हफ्ते पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद अब मौसम का मिजाज ही पूरे कश्मीर में बदला है। न सिर्फ कश्मीर में बल्कि इसका असर उत्तरी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। लगातार अब कश्मीर में तापमान में गिरावट आ रही है, खासतौर से रात के तापमान में जो शून्य के आसपास और शून्य से नीचे लुढ़क गया है। अगर श्रीनगर में बीती रात की बात की जाए तो तापमान पहली बार शून्य से नीचे आधा डिग्री जो है -0.5 डिग्री तक पहुंचा, जबकि गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों में रात का तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे था। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में कश्मीर में इसी तरह ठंड बढ़ती रहेगी और दिसंबर होते हुए तापमान में भारी गिरावट देखी जाएगी। दरअसल जिस अंदाज से पिछले साल भी ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो है तापमान में एकदम गिरावट भी आती है और एकदम तापमान बढ़ता भी है, उस बीच माना जा रहा है कि इस साल भी जो है कश्मीर में भारी सर्दी जो है आने वाले दिनों के दौरान देखी जाएगी, खासतौर से सर्दी के मौसम में, और साथ ही साथ दिल्ली और उत्तरी राज्यों में भी तापमान में आने वाले दिनों में बड़ी गिरावट देखी जाएगी। गुड न्यूज टुडे के लिए मुजफ्फर अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर से। कश्मीर में बदले मौसम का लुत्फ उठाने सैलानी दूर दूर से यहां पर पहुंच रहे हैं। श्रीनगर में डल झील में बोटिंग का मजा लेते लोग क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। इधर घूमने के लिए बहुत 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 मजा आई। इधर का हर पब्लिक अच्छी है हमारे पास। हमारे यहाँ के सब है ना वो एकदम परफेक्ट है। यहाँ के पब्लिक भी हमारे लिए बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा वेदर है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है बिकॉज हम इसके यूज्ड टू हैं। वहाँ पे विंटर आता बट ये विंटर कुछ और अच्छा है। यहाँ का वेदर बहुत अच्छी है इस समय और मैं बहुत एंजॉय किया हूँ। और यहाँ के साफ सुथरे पीपल बहुत अच्छे, बहुत हेल्पफुल है और लोग हम लोग को बहुत मदद की। और यहाँ हाउस बोट है, सभी लेक तो बहुत अति सुंदर, सभी कुछ बहुत अति सुंदर, पीपल बहुत सुंदर। कश्मीर में कड़ाके की ठंड में कहवा और चाय आम लोगों के खान पान का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इस चाय और कहवे के साथ आम लोग और पर्यटक कश्मीर में बनने वाली एक विशेष बेकरी शीरमाल का भी इस्तेमाल करते हैं। अब क्या है ये शीरमाल और किस तरीके से बनती है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफ वानी। कश्मीर में रहन सहन की अलग ही पहचान है और यहाँ का खान पान भी जो है वो भी अलग तरीके से पूरी दुनिया में मशहूर भी है और उसकी एक अलग पहचान भी है। कश्मीर में खास तौर से बेकरी जो है उसका काफी रिवाज है। आम घरों में चाय के साथ या चाय के बगैर भी जो है बेकरी जो है सदियों से, दशकों से कश्मीर में काफी लोकप्रिय भी रही है। और इसका ओरिजिन अगर कहें तो कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया और ईरान और अफगानिस्तान से यहाँ पहुंचा है। कश्मीर में कई सारे जो हैं बेकरी के ऐसे आइटम्स हैं जो अब देश में मशहूर होने लगे हैं। उन्हीं में से एक बेकरी शीरमाल के नाम से काफी मशहूर है। मैं इस वक्त पुलवामा जिले के राजपुरा में हूँ और ये रोटी जो है ये अब कश्मीर के साथ साथ बेकरीज में देश में भी पहचान बना रही है। काफी मेहनत लगती है इसमें, इसको बनाने में। दरअसल इसके कारीगर जो होते हैं वो तंदूर में इस बेकरी को तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये इसमें थोड़ा सा दूध लगाया जाता है, घी लगाया जाता है, फिर दोनों तरह के टेस्ट इसमें होते हैं। चाहे फिर वो नमकीन हो, जो साल्टी पसंद करते हैं उनके लिए साल्टी ये शीरमाल या जो होता है ये बेकरी बनती है, या जो मीठी हो जिसमें चीनी का इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि दशकों पहले जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, पुलवामा जिले के इस इलाके में राजा महाराजाओं के खास लोग रहा करते थे और वही जो है चाहते थे कि उनकी जो रोटी हो या उनकी जो बेकरी हो वो कुछ अलग हो, और उन्होंने ही इसकी शुरुआत इस इलाके में कराई और धीरे धीरे फिर ये न सिर्फ कश्मीर में बल्कि देश में भी अब लोगों की पसंद बनी गई। अशरफ वानी, राजपुरा। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।